लेकिन उसका रास्ता निकालिए। आपको ये उत्तर ढूंढना है कि भाई बिहार में सुधार का प्रयास होना चाहिए कि अभी जो स्थिति है उसी को जारी रखना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि प्रयास होना चाहिए तो फिर आपके पास दो ही विकल्प है, या तो उस प्रयास में कंधा लगाइए और नहीं तो बाहर बैठ के आलोचना कीजिए, कमेंट्री कीजिए। लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूं, हम और आप महाभारत के किस्से कहानी सुनते हैं। महाभारत में सबसे ज्यादा चर्चा अभिमन्यु की होती है, चक्रव्यूह की होती है। लोग बताते हैं कथा कहानी में कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। 6 दरवाजा तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर के मार दिया। लेकिन यहाँ जितने लोग भी महाभारत का कथा कहानी सुने होंगे, आप और हम इस बात की चर्चा करते हैं, अभिमन्यु के शौर्य की गाथा गाई जाती है, उनके पराक्रम की, उनके प्रयास की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वाले का नाम कोई नहीं जानता। तो अगर बिहार को सुधारने के लिए, इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पूरा जीवन भी समाहित करना पड़े तो भी हम लोग जन सुराज में उस संकल्प के साथ आए। और अगर इसको करते हुए सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। तो भी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग ये कहने को मजबूर होंगे कि नहीं, 2022, 23, 24 में कोई आदमी, कोई कुछ लोग जरूर उन्होंने उठकर बिहार को सुधारने का प्रयास किया था। आप उसमें न जुड़े वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे भाई, अगर नहीं जुड़ोगे तो आने वाले समय में कोई कह रहा है कि बीमारू स्टेट था वो सुधर गया, उसको आपने जाकर नहीं सुधारा। अगर यूपी में सुधार हुआ या मध्य प्रदेश में सुधार हुआ या राजस्थान में सुधार हुआ, जहां पर सुधार हुआ है वहां पर वहां के लोगों ने उसको सुधारा। आप सोच रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर में हिंदू मुसलमान करते रहे, मंदिर मस्जिद पर वोट देते रहे और सब मुजफ्फरपुर लंदन के जैसा हो जाए। नहीं हो सकता है। जो बोइएगा वही काटिएगा, गलत बोइएगा, गलत काटिएगा। तो आज जो बिहार की दुर्दशा है वो आपके हमारे वजह से खाली नहीं है। किसी एक दल, एक नेता ने इसको नहीं बर्बाद किया है। इसके लिए पूरा समाज दोषी है। आप भी दोषी है, हम भी दोषी हैं, नेता भी दोषी है। नेता को आपने, हमने चुनकर वहां बैठाया है, वो अपने से चुनकर थोड़ी ना आया है। मुजफ्फरपुर में पंजाब का आदमी आकर थोड़े वोट किया था, वोट आपने किया है, आपने विधायक को जिताया है। और अब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ सब खराबे है। तो अगर सब खराबी है तो वोट आप फिर क्यों देते हैं उसी आदमी को? क्यों दे रहे हैं? भाई साहब कह रहे चीनी का फैक्ट्री चालू होगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं, बहुत सारे लोग मोदी जी के भक्त होंगे, भाजपा के, एनडीए के वोटर। आप बताइए 2014 में मोदी जी का भाषण हम ही ने लिखा था। चंपारण में मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पिएंगे तब हम आकर वोट मांगेंगे बिहार में। तो मानिए वो तो प्रशांत किशोर की गलती थी, हमने कहलवाया। 2014 में हमारे झांसे में आप आ गए, हमारा भ्रम फैलाया हुआ तो कुछ लोग दोष ये भी देते हैं, उसमें आपने वोट दे दिया है। लेकिन 14 से भैया हो गया 2025। इन 11 साल में 5 चुनाव हुए। मोदी जी कम से कम 20 बार वहां आए। उसी चंपारण में भाजपा के सांसद लगातार जीत रहे हैं, एमएलए भाजपा का जीत रहा है, और आप खड़ा होकर कह रहे हैं कि भैया चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है। काहे चालू होगा? कैसे चालू होगा भाई? और वोट देना होगा तो उस समय आप हिंदू मुसलमान, मोदी जी, बुलेट ट्रेन, अमेरिका में स्वागत के नाम पर वोट दीजिएगा कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हुआ कि नहीं। और जब यहाँ पर बैठे तो कह रहे कि मुजफ्फरपुर में नाला बहुत बह रहा है। अरे भाई, आप नालों के लिए, सिविक सेंस के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोटे नहीं करते हैं, इसलिए वो सुधार नहीं होता है। हमको भी नहीं कीजिए, ऐसा मत समझिए कि जब सुराज आएगा, प्रशांत किशोर आएंगे तो एकदम सब सुधर जाएगा। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, जब तक आप नहीं सुधरोगे, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए। अब आपका जो सवाल है
शिक्षा क्या कीजिएगा, पलायन कैसे रोकिएगा। मेरे भाई 100 दफे समझा चुके। जन सुराज 3 मूल बातें कह रहा है। लंबा चौड़ा तो कहेंगे पूरा रात बीत जाएगा, और आप सुनने के बाद भी परसों आइएगा फिर यही सवाल कीजिएगा। 3 मूल बात समझिए क्या कह रहे हैं हम लोग कि बिहार में अगर स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि 0 से 15 साल तक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए कि वो आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। तो पहला लक्ष्य ये है। दूसरा लक्ष्य ये है कि जिनका उम्र 15-20 साल से ज्यादा हो गया, अब वो वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये कह रहे हैं कि 15 से 20 साल से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए उनके हाथ में पैसा पूंजी दिया जाए ताकि वो रोजगार कर सके। और तीसरा, जो 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र हो गया वो न पढ़ सकता है और न रोजी रोजगार कर सकता है ज्यादातर लोग। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जो इस व्यवस्था के मारे हुए हैं, जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाए, उनके लिए समाज ये जिम्मेवारी ले कि कम से कम 2000 रुपया उसको महीना दिया जाए ताकि वो एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। बाकी सड़क बनेगा, फैक्ट्री लगेगी, क्या होगा छोड़ दीजिए। ये 3 बात अगर हो जाए तो 13 करोड़ लोग का जीवन इससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब इसको कैसे किया जाएगा वो समझिए। पढ़ाई कैसे सुधरेगा, पढ़ाई कैसे सुधरेगा उसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये दिया कि पूरे दुनिया में जो सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था जहां है वहां पर लोग ये बताते हैं, प्रमाण है कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी विलेज, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में अच्छा विद्यालय बनाने के बजाय अब बच्चों को अच्छे विद्यालय में लाया जाए। ये पूरे दुनिया में ऐसी व्यवस्था खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्री में है। तो हम लोग ने जब बिहार का अध्ययन कराया तो पाया कि एक प्रखंड में, अभी जो प्रखंड है कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन औसतन एक प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से बच्चे 20 मिनट में स्कूल तक न पहुंच सके। और ये 5 जो विद्यालय बनाने हैं, ये अभी का विद्यालय न हो, इसके लिए हमने कहा कि विश्व स्तरीय विद्यालय मतलब नेतरहाट के जैसा विद्यालय। नेतरहाट क्यों कह रहे हैं? रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार के सरकारी व्यवस्था में चलने वाला ये सबसे अच्छा विद्यालय अभी तक रहा है। एक नेतरहाट से करीब 1500 लोग IAS IPS एलाइड सर्विसेज में गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बना दिए जाए तो उससे कितना बड़ा आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। अब ये हर प्रखंड में 5 बनेगा कैसे? उसके लिए जनसुराज ने कहा कि अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय आपको नेतरहाट जैसा बनाना हो तो भाई 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हर साल लगेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि एक दिन में ये नहीं सुधरेगा, अगले 5 वर्ष में हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का बनाया जाएगा, क्योंकि उतना ही पैसे का व्यवस्था किया जा सकता है। और जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती है बच्चों का उम्र तो रुकेगा नहीं। इसके लिए हमने कहा कि अगर आपके गांव पंचायत में सरकारी विद्यालय अच्छा नहीं है, जब तक सरकारी विद्यालय नेतरहाट के स्तर का न हो जाए, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब कुछ लोगों ने कहा अरे भाई इससे तो सब लोग प्राइवेट में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। पूरे दुनिया का रिसर्च है, अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों व्यवस्था हो तो ज्यादातर लोग सरकारी व्यवस्था में जाना चाहते हैं। आपसे अगर पूछे
कि भैया आपका लड़का मेडिकल करना है, उसे उसको पटना मेडिकल कॉलेज में अगर आप कराइएगा, मेडिसिन पढ़ाइएगा, तो उसका फीस आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रमैया में जाकर पढ़ाइएगा तो उसका फीस सरकार भरेगी। आपसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को कहाँ मेडिकल पढ़ाना चाहते हैं, तो ज्यादातर आदमी कहेगा कि हमको रमैया का फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन करा दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके बच्चे को पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना है या एमएटी में पढ़ना है, अगर एमएटी में पढ़ेगा उसका फीस सरकार देगी, आप क्या कहिएगा? भैया आपको फीस नहीं चाहिए, हमको साइंस कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। ये पूरे दुनिया का रिसर्च है। आपसे कोई कह दे कि भैया आपको इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना है, एम्स में जगह मिल रहा है वहां जाओगे कि अपोलो में जाओगे? ज्यादातर लोग कहेगा नहीं भैया हमको एम्स में ही जगह मिलता है तो भेजिए, अपोलो से ज्यादा अच्छा डॉक्टर एम्स में है। तो ये पूरे दुनिया का रिसर्च है। ये अनुमान हम लोग का ये है कि अगर ये व्यवस्था बिहार में बना दी जाए, वाउचर स्कीम, कि जिसका भी बच्चा है उसके पास ये वाउचर हो, वो चाहे तो प्राइवेट में पढ़ाए चाहे तो पब्लिक में पढ़ाए, तो 1/3 से करीब 1/3 गार्जियन अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल ऑप्ट करेंगे। एक अंतिम बात, कई लोगों को लगता है सरकारी विद्यालय मुफ्त है। मुफ्त नहीं है। बिहार में प्राथमिक विद्यालय पर प्रति छात्र हर महीने सरकार 864 रुपया खर्च करती है। ध्यान रखिए, जो विद्यालय आपको फ्री लग रहा है, हर बच्चे पर बिहार सरकार 864 रुपया प्रति महीना खर्च कर रही है। तो अगर उसी इलाके में आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजिएगा और सरकार पैसा भरे तो 500-600 रुपया से ज्यादा नहीं होगा। तो जन स्वराज की शिक्षा को सुधारने की व्यवस्था ये है कि आने वाले 10 वर्ष में बिहार के हर प्रखंड में 10 नेतरहाट के स्तर के विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए, और जब तक ये व्यवस्था बनाने में जो 10 वर्ष लगे, तब तक उन लोगों को जिनके इलाके में ये व्यवस्था नहीं बनी, उनको प्राइवेट में पढ़ने का सरकार पैसा दे, ताकि बच्चों का जीवन खराब न हो। दूसरी बात जो है यहाँ रोजगार और पलायन, यही अंतिम सवाल का उत्तर देंगे, फिर बात खत्म करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, उससे जुड़ा हुआ है पलायन। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां कोई ऐसा घर नहीं है जहां से पलायन नहीं है। कई लोगों को लगता है कि पलायन तो गरीब का समस्या है। पलायन गरीब की समस्या नहीं है, बिहार के हर घर की समस्या है। फर्क बस इतना ही है कि गरीब का बच्चा जा रहा है बाहर मजदूरी करने, और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जा रहे हैं बाहर नौकरी या पढ़ाई करने। जा रहा है सबका बच्चा बाहर जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे? पलायन रोकने के लिए फैक्ट्री लगाने से पलायन नहीं रुकेगा। पीछे कोई खड़ा होकर कह रहा था औद्योगिकीकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। उद्योग से मेरे भाई पलायन नहीं रुक सकता है, ये भ्रम मत पालिए। कुछ लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जैसे लोग कह रहे हैं हम सरकारी नौकरी दे देंगे, उससे रुकेगा। तो ये पहले आंकड़ों को समझ लीजिए। बिहार में 80 साल 78 साल में कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबकी गिनती कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो अगर 80 साल में सिर्फ 23 लाख लोगों को ही नौकरी मिली, तो आने वाले 10 वर्ष में 13 करोड़ आदमी को, 5 करोड़ आदमी को तो मिल नहीं सकता है। कुल 2% आदमी ही सरकारी नौकरी बिहार में करता है, और पूरे देश में 3% आदमी सरकारी नौकरी करता है। कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा वैकेंसी है, उसमें बहाली हो जाएगा। अगर देश के स्तर पर भी ला दिया जाए तो करीब 5-5.5 लाख और लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो सरकारी नौकरी तो यहाँ रोजगार का जरिया नहीं हो सकता है। दूसरा, जिसको लगता है कि उद्योग लगने से होगा, तो भैया अगर आप अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो अर्थशास्त्र के 3 पिलर हैं। एक है कृषि, किसी भी अर्थव्यवस्था का 3 पिलर है, 3 कंट्रीब्यूटरी चैनल है। एक है कृषि, एक है उद्योग और एक है सर्विस सेक्टर।
तो कृषि और उद्योग दोनों को मिला दीजिएगा तो भी 30% अर्थव्यवस्था ही कृषि और उद्योग में है देश के स्तर पर, और बिहार में भी 30% अर्थव्यवस्था ही कृषि और उद्योग से जुड़ी हुई है। 70% अर्थव्यवस्था का कृषि और उद्योग से कोई लेना देना नहीं है, वो सर्विस सेक्टर है। आप स्कूल चलाते हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टरी कर रहे हैं, वकील हैं, हर तरह का जो आप काम करते हैं। तो अगर बिहार में रोजगार लाना है तो वो रोजगार सर्विस सेक्टर में ही आ सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो सकता है, वो कृषि में नहीं हो सकता है, पूरे देश में नहीं है, यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, बिहार में रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए जन सुराज ने 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। पहला पॉइंट क्या है, यहां पर समाज में पूंजी की उपलब्धता हो। बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपया आपका और हमारा बैंकों के जरिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीडी रेशियो कहता है। इसका मतलब है कि जितना पैसा हमने आपने बैंक में रखा, उसके एवज में बैंक ने कितना पैसा वापस ऋण के तौर पर समाज को वापस दिया, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो बिहार में अगर आपने हमने 100 रुपया बैंक में जमा किया तो बैंक वाले सिर्फ 40 रुपया ही कर्ज के तौर पर आपको देते हैं, बाकी का 60 रुपया कहां जाता है? 60 रुपया जो है वो बैंक वाले दूसरे राज्य में भेजते हैं जहां उद्योग चल रहा है, जहां रोजगार आ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, आपने हमने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। ध्यान से सुनिए, 4,21,000 करोड़ रुपया आपने हमने जमा किया बैंक में, और बैंक ने टोटल